डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन। लंबित विधेयकों को पारित करने पर रहेगा फोकस। आज भी कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के आसार। यूपी को चमकाने का प्लान तैयार। एआईसीटी से लेकर स्किल डेवलप प्रोग्राम पर योगी से टाटा संस चेयरमैन ने की चर्चा। बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कई बसें जलकर खाक, 4 की मौत और 50 से ज्यादा घायल। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, आज संसद में शीतकालीन सत्र का 12वां दिन है। लंबित विधेयकों को पारित करने पर आज फोकस रहने वाला है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर लगातार कल हंगामा होता रहा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। सरकार का फोकस अब दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज करने पर रहेगा। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले सोमवार को पीएम के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपको बता दें, संसद में शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे थे, उस पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लंबित विधेयकों को पारित करने पर आज फोकस रह सकता है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर लगातार कल हंगामा होता रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी का बयान सामने आया कि रैली में किसने क्या कहा हमें पता नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। आज की बात करें तो आज लंबित विधेयकों को पारित करने पर फोकस रह सकता है। आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। और अगली बड़ी खबर रुक करेंगे जहां पर सदन में आज मनरेगा पर हंगामा हो सकता है। आपको बता दें, आज लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पेश होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे वीबीजी रामजी बिल। वीबीजी रामजी बिल पर सदन में आज हंगामा होना तय माना जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने और एक नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी लाने के लिए संसद में आज बिल पेश किए जाने की संभावना है। नए कानून में राज्य सरकारों को ज्यादा खर्च करना होगा और यह मौजूदा काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बिल मनरेगा कानून की जगह लेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण रोजगार को नई गति मिलेगी।
यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नए विधायी ढांचे का प्रस्ताव करता है। सरकार का दावा है कि यह बिल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा। वीबीजी रामजी बिल का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विधेयक है, जिसे लोकसभा सदस्यों के बीच पहले ही बांटा जा चुका है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 को निरस्त कर देगा। मनरेगा ग्रामीण सेक्टर में रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक कानून रहा है, जिसे अब इस नए विधेयक से बदला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो वीबीजी रामजी बिल लाने की तैयारी आज सरकार करेगी और जो मनरेगा है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है और इसका विरोध विपक्ष लगातार क्यों कर रहा है? देखिए, इन दोनों में कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है जिसे कहा जाएगा कि ये आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मौजूदा काम के दिनों की जो संख्या है मनरेगा में, वो 100 से बढ़ाकर के 125 कर दी गई है और राज्य का जो अंश होगा मनरेगा के लिए, वो भी कुछ मात्रा में बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि विवाद इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस जब इस मनरेगा कानून को ले आई थी, मनरेगा बिल को, तो उससे कहा गया था कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो का कुछ निदान हो सकता है। तो वो चीज तो अपनी जगह पर है, लेकिन मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पर इस बिल को रखा गया था, अब आज लोकसभा में बीवीजी रामजी बिल के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इंट्रोड्यूस करेंगे। अब केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण रोजगार को नई गति मिलेगी। यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार कांग्रेस के किए गए अच्छे कामों के निशान मिटा रही है। शशि थरूर, जो कि आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में भी बयानबाजी करते आ रहे हैं, उनका कहना है कि यह विवाद जो है अनावश्यक है और ये जो नाम परिवर्तन है इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे भी केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच इस बिल पर लोकसभा में एक बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मनीष देखा जाए तो मनरेगा में हमेशा से जो मजदूरी को लेकर, भुगतान को लेकर लगातार मुद्दा रहा है, तो ऐसे में ये जो नया बिल लाने की तैयारी की जा रही है वीबीजी रामजी, इसमें ये जो पहले भुगतान को लेकर प्रॉब्लम्स देखी जाती थी, अब क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि इसमें ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो? देखिए, एक जब दौर था कि जब भुगतान को लेकर के कई अनियमितताएं आती रही हैं, खास करके कांग्रेस की सरकार में, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो उसमें जन धन योजना के तहत काफी सारे जन धन बैंक अकाउंट खोले गए और हर व्यक्ति का जो निर्धन है उसको बैंकों को भी आदेश था कि इनका जनधन अकाउंट खोला जाए। और उसके बाद से मनरेगा का जो भुगतान है इन्हीं आधार लिंक्ड जनधन अकाउंट में होने लगा। तो इस अनियमितता और काफी जो भ्रष्टाचार था मनरेगा के पेमेंट में, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में काबू में आया। तो फिलहाल ऐसी जो समस्या है, कुछ कई जगहों से ऐसी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, उनको भी सरकार दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। और नए वीबीजी रामजी बिल में मनीष 100 से 125 दिन काम बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन अब सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि इसके लिए बजट भी तो बढ़ाना होगा। हाँ, इसका भी प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने कि 125 दिन, मतलब कि पहले 100 दिन था और उसको 25% लगभग काम के दिनों को बढ़ाया गया है। इसमें केंद्र सरकार का जो अंश रहेगा वो यथावत रहेगा। राज्य सरकार पर इसका जिम्मा डाला गया है कि राज्य सरकार की जो भागीदारी है उसमें बढ़ाई गई है और उसी भागीदारी से जो बढ़े हुए दिनों का जो बिल है वो राज्य सरकार अपनी ओर से भरेगी। लेकिन राज्य सरकारों की ओर से भी देखना होगा कि इस पर क्या कोई असहमति बनती है या सहमति बनती है, ये अभी इंतजार की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज नया बिल लोकसभा में पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है।
और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। यूपी को चमकाने का प्लान तैयार कर लिया गया। निवेश को लेकर यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी को चमकाने का प्लान अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कर लिया गया है। एआईसीटी से लेकर स्किल डेवलप प्रोग्राम पर चर्चा होनी है। योगी से टाटा सन्स चेयरमैन ने चर्चा की है। बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित एआईसीटी के विकास में टाटा समूह व्यापक भागीदारी करेगा। इसके अलावा गोरखपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए पूर्वांचल के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुलाकात की। इस दौरान एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर सहमति बनी। सीएम ने कहा कि यूपी में निवेश का बेहतर परिवेश तैयार है। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, ये जो निवेश की बात सामने निकल कर आ रही है, एआई सिटी की बात लखनऊ में, अब एआई सिटी के तौर पर उसको विकसित किया जाएगा, लेकिन सवाल अब ये है कि इसकी टाइमलाइन क्या तय की गई है और जो पहला फेज है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? आनंद, आवाज आ रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित एआई सिटी के विकास में टाटा समूह व्यापक भागीदारी करेगा। इसके अलावा गोरखपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए पूर्वांचल के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुलाकात की है। इस दौरान एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर सहमति बनी है। दोबारा हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता आनंद सिंह। आनंद, क्या है टाइमलाइन एआईसीटी को लेकर लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात की है। टाटा समूह के पर्सन है, तो उनकी जो ये मुलाकात हुई है एन चंद्रशेखरन की टाटा सन्स के चेयरमैन, इसमें यह बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से चमकाया जाएगा और टाटा समूह किस तरह का निवेश करेगा, इसको लेकर प्रस्ताव है। यूपी में टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टीसीएस का काफी पहले से काफी नाम है और अब जो आज का जमाना एआई का जमाना है, तो टाटा ने निवेश का जो प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद, इसकी अगर बात करें, यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस के सेक्टर में भी टाटा काफी बड़े भागीदार के तौर पर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें टाटा समूह ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। ये जो कल मुलाकात हुई है, ये बड़ी मुलाकात है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा समूह एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करने वाला है। कल की मुलाकात के बाद ये बात कही जा रही है। जो टाटा समूह के चेयरपर्सन है, उन्होंने लखनऊ में एआई सिटी विकसित करने की बात कही है। उसके साथ ही साथ गोरखपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और साथ ही साथ जो सेंट्रल टैक्सी सर्विसेज हैं टीसीएस की, लखनऊ में, नोएडा में, वाराणसी में, उसकी जो वर्कफोर्स है उसमें इजाफा करने की बात, ये तमाम चीजें चाहिए। खासकर जो पूर्वांचल का विकास है, वहाँ पर एआई किस तरह से युवाओं के बीच उसकी पहुंच बनाई जाए, एआई की तकनीक को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, डाटा साइंस की बात हो, तमाम ये क्षेत्र हैं जिसको लेकर टाटा सन्स के चेयरमैन ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अब यूपी को चमकाने का प्लान मुख्यमंत्री की तरफ से तैयार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अब निवेशक आकर्षित होने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर लव जिहाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात में बने कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं। इनकी आड़ में किसी को धर्मांतरण के आरोप में फंसाया जा सकता है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? इन कानूनों की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर कोई विचार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? हेलो जी विवेक, आवाज पहुंच रही है आपके पास? विवेक, आवाज पहुंच रही है आपके पास? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, लव जिहाद कानून को लेकर सुनवाई होनी है। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात में बने कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गया है। दोबारा हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, क्या आपको लगता है क्या कुछ इस पर फैसला आएगा? और जो याचिका दायर की गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्या कुछ मुख्य उसमें बात रही है? बिल्कुल। चूंकि 2020 में इसको लेके पहली बार याचिका दाखिल की गई थी। जो उत्तराखंड में जो सबसे पहले कानून बना था, उस कानून में जो धर्म परिवर्तन को लेके था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है, चाहे वो लालच देके या फिर जबरदस्ती या फिर किसी भी ढंग से जो भी गैर कानूनी तरीके से अगर उसका धर्मांतरण कराता है तो वो उस कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम और स्टेट्स और कर्नाटक जिन्होंने ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल होते हैं। 2020, 21, 22, 23 से लगातार इसमें याचिकाएं दाखिल हुई हैं। अभी जो टोटल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इसमें कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जैसे जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई और स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो ये याचिकाएं हैं वो धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए और लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करने के लिए ऐसे कानून लाए गए हैं। तो ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि धर्मांतरण वो आपके मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसके लिए कोई धन, लालच, जबरदस्ती या किसी भी और ढंग से प्रयोग करके धर्मांतरण कराता है और उसकी आड़ में लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है तो वो कानून के तहत वैध नहीं है। अब कोर्ट के सामने सवाल ये है कि क्या जो संविधान की 23 और 25 ये जो धारा है वो मौलिक अधिकार हैं, जो कानून है संविधान के तहत दिए गए, क्या उनका उल्लंघन है जो ये कानून है? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज लव जिहाद कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अगली बड़ी खबर मथुरा से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। बता दें, मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कई बसें जलकर खाक हो गई हैं। 4 की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद वाहनों में आग लग गई। सूचना पाते इलाके की पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अभी तक जानकारी के अनुसार 4 लोगों के मरने की खबर है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर 11 फायर ब्रिगेड व 14 एम्बुलेंस बचाव कार्य में जुटी है। डीएम, एसएसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौजूद हैं। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। वहीं एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में यातायात को अस्थायी रूप से रोका गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पहले एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद 3 से 6 बसों में आग लग गई। हादसे के समय बसें पूरी तरह भरी हुई थी और सभी सीटों पर यात्री मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह हादसे के वक्त सो रहा था। अचानक जोरदार आवाज के साथ आग फैल गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरधर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गिरधर, अभी मौके की स्थिति क्या है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल देर रात्रि को एक बहुत ही भीषण दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 7 बसें और 4 गाड़ियां आपस में कोहरे की वजह से टकरा गई। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ था और 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। वही अगर हम राहत और बचाव कार्य की बात करें तो जैसे ही घटना की सूचना प्रशासन को मिलती है तो मौके पर मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने रूट डायवर्जन कराया और कम से कम 20 से अधिक एम्बुलेंसों से वहां जो घायल व्यक्ति थे उनको हॉस्पिटलों में भेजा गया और सरकारी वाहनों से जो अन्य यात्री जितने बसों में सवार थे जो सुरक्षित थे उन सभी को उनके गंतव्य पर रवाना किया गया। अभी की अगर हम बात करें तो राहत का कार्य अभी भी जारी है क्योंकि पूरे जो मौत का मंजर एक तरह से पूरे हाईवे पर पसर गया है जिसकी वजह से हाईवे बंद किया हुआ है प्रशासन द्वारा और लगातार बचाव कार्य में लगा हुआ है ताकि जो जितने भी क्षतिग्रस्त वाहन है उन सभी को रोडों से सड़क से हटाया जा रहा है। उसके साथ ही घायलों के समुचित इलाज के लिए भी इसमें उनकी तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को पूरे मुस्तैदी के साथ में इस घटना को देखने के लिए कहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मथुरा में आज भीषण हादसा हुआ है जहां पर आपस में कई बसें टकरा गई। 4 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग घायल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है।